नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। तो उत्तर प्रदेश में काप बनने के लिए बहुत सारा युवा दिन रात लगा हुआ है। दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि क्या आपको अपनी मेहनत पे इतना गर्व, इतना फक्र है कि आप वाकई में कांस्टेबल की वर्दी डिजर्व करते हो? बताइए जरा एक बार। और देखो, सीधी सी बात है, अगर आपको यहां पे यूपी कांस्टेबल बनना है तो हाई कट ऑफ को क्रॉस करना पड़ेगा। पेपर तो इजी या मॉडरेट क्या आएगा, टफ आने का तो कोई मतलब है नहीं। तो उसका मतलब यह है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में ठीक करना है, यानी कि आपको सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। और गणित के जो 25 के आसपास सवाल आएंगे प्यारे भाई, तो ये लगाने ही लगाने। यूपी में अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो जो मैं एग्जाम पेपर के बेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये आपको लगाने ही लगाने हैं। और आज हम नवा एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे प्यारे भाई। इससे पहले मैं 200 सवाल 8 एग्जाम पेपर में करवा चुका हूं। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी पेन लेके बैठिए। एक एक सवाल आपकी जान से भी ज्यादा कीमती है, और इसका सॉल्यूशन तो मैं दी बेस्ट आपको सिखाऊंगा भी। आपको बहुत आनंद आएगा, मजे के साथ पढ़िए, खुशी के साथ। ठीक है बच्चों, चलो सवाल नंबर 1। वो वाली खुशी नहीं, वो वाली खुशी, समझे? हम्म यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है ना। सवाल है कि कोई धनराशि जो एनुअली कंपाउंड हो रही है सचिन, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितनी हो जाती है? 1.44 गुनी हो जाती है। 2 साल में अगर कोई पैसा 1.44 गुना हो गया, इसका मतलब हर एक साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है? हर एक साल में पैसा कितने गुना हो रहा है? इसका अंडर रूट 1.44 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 1.2। 1.2 का मतलब क्या है? 100% से गुणा करेंगे 120%, यानी कि हर साल आपका पैसा 120% हो रहा है। हर एक साल में 100% से 120% हो रहा है, तो हर साल पैसा बढ़ कितना रहा है? 20%। ये क्या? ब्याज की दर। खत्म। ए बी सी एक काम को अलग अलग क्रम से 16, 32 और 48 दिन में कर सकते हैं। वे साथ साथ काम आरंभ करते हैं, किंतु बी काम समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। यही है काम कितने दिन में पूरा हुआ। समझे बात को? चलिए, ऐसे सवालों को पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि इसमें क्या लगाना है सचिन? शिफ्टिंग मेथड। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में, सी 48 दिन में। तो 16, 32 और 48 कैल्शियम 96। 96 आएगा ना टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। बी की एफिशिएंसी 32 या 96 3। सी की एफिशिएंसी आ जाएगी प्यारे बच्चों 2। ये ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, यही टाइम आपको निकालना है। इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ? टोटल वर्क 96। लेकिन काम करने का तरीका क्या था कि भाई साथ में 3 लोगों ने, एबीसी ने काम शुरू किया, लेकिन बी काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ के चला गया। नहीं, बी ने लास्ट के 8 दिन काम नहीं किया। सी 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, काम पूरा होने से 6 दिन पहले सी छोड़ के चला गया, नहीं कि सी ने 6 दिन काम नहीं किया, है ना। तब जाके इस समय में कितना काम हुआ है? टोटल वर्क 96 यूनिट। तो प्यारे बच्चों क्या है, मेरा तरीका ये है कि ये जो बी और सी काम छोड़ के जा रहे हैं, इनको जाने मत दो, इनसे भी काम करा लो। मैं टाइम नहीं बदलूंगा क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, पर मैं काम करने का तरीका तो बदल सकता हूं। अगर बी काम छोड़ के ना जाता, अगर बी लास्ट के 8 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता बताइए? बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, अगर बी लास्ट के 8 दिन भी काम करता तो 24 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। सी अगर काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ के ना जाता, लास्ट के 6 दिन भी काम करता, कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, लास्ट के 6 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? 12। तो सेम टाइम में कितना काम होता है? 96 प्लस 24 120 प्लस 12 132। सेम टाइम में 132 यूनिट काम होता, और इस काम को करते कौन? कोई भी छोड़ के नहीं गया, तीनों लोग मिलकर करते। तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 6 3 9 2 11 एफिशिएंसी के साथ प्यारे बच्चों। और 132 यूनिट काम करने में 11 एफिशिएंसी से कितना समय लगेगा? 11 से डिवाइड करेंगे 12 दिन। तो काम 12 दिन में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये बताएंगे। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए? चीनी घोल में 50% हो जाए। ठीक है बच्चों, चीनी पानी का घोल है,
यहां रेशियो से भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, एलिगेशन भी लग जाएगा। आप शुगर की कंसंट्रेशन पे, शुगर के परसेंटेज पे क्या लगा लो, एलिगेशन, है ना। चीनी पानी का घोल है कितना सचिन, 300 ग्राम। 300 ग्राम चीनी के घोल में कितनी चीनी है, 40%। आपने इसमें और चीनी मिलाई, तो जो आप ऐड कर रहे हैं वो क्या है, केवल चीनी। आप प्योर चीनी ऐड कर रहे हैं, यानी कि 100% आप क्या ऐड कर रहे हो, चीनी। और जो नया घोल बना उसमें चीनी कितनी हो जाए, 50%। फाइनल चीनी होगी 50%। किस रेशियो में आपने ऐड किया होगा, 100 माइनस 50, 50, 50 माइनस 40, इस रेशियो में आपने ऐड किया होगा 50:10। इनिशियली कितना घोल था, 300 ग्राम। 50 के लिए 300 ग्राम है 6 गुना, तो कितनी चीनी ऐड करनी पड़ेगी, 10 का 6 गुना, यानी कि 60 ग्राम चीनी। आंसर है कौन सा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है, टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है। तो 7 वॉशिंग मशीन 6 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कुल यानी कि प्लस। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये है वॉशिंग मशीन और ये है टीवी। अगर हम बात करें, पहली लाइन में बोला है एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 40% कम है। 40% का मतलब 2/5, यानी कि टीवी की कीमत अगर 5 है तो वॉशिंग मशीन की कीमत 2 कम, यानी कि 3 है। तो एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के प्राइस का रेशियो है सचिन। हुआ क्या, वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है, यही है ना। तो सवाल में क्या पूछा है, 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ये एक वॉशिंग मशीन एक टीवी की कीमत का रेशियो है। कितनी वॉशिंग मशीन चाहिए, 7। तो 7 वॉशिंग मशीन की कीमत 7 से गुणा, 6 टीवी की कीमत क्या होगी, 6 से गुणा। तो हमारा 3 से 6 2 बार कट गया, तो रेशियो कितना आ गया, 7:5 दूनी 10। तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कीमत का रेशियो आ गया जी प्यारे बच्चों, 7:10। तो 7 वॉशिंग मशीन 6 टीवी की कीमत में कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना बढ़ेगा, 7 का 80% 560। टीवी की कीमत कितना कम होगी, 10 का 22% 220। तो 560 माइनस 220 कितना आ गया, 340%। 340% बढ़ जाएगा कितने के समान पे, 7 + 10 17 के समान पे, बटे 17। तो 340/17 क्या आ गया, 20% पॉजिटिव आया, यानी कि 20% इंक्रीज हो जाएगा। क्या आंसर है ना। बढ़िया सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए, एक डिनर सेट का मूल्य 1500 रुपए अंकित किया गया। डिनर सेट का एमआरपी कितना है, 1500। ग्राहक इसके लिए 1173 रुपए अदा करता है। कस्टमर कितना पेमेंट करता है इस डिनर सेट का, 1173 रुपए। यदि ग्राहक के अनुक्रम में 2 छूटें दी जाते, कस्टमर को 2 छूट दी गई। पहली छूट की दर है 15%, तो छूट की दूसरी दर कितनी थी, सेकंड डिस्काउंट कितने परसेंट था। है बच्चे, बढ़िया सवाल बनता है ये। देखो, एक डिनर सेट का एमआरपी कितना है बच्चों, 15%। इस पे 2 डिस्काउंट दिए गए। अगर पहला 15% डिस्काउंट देंगे तो सचिन कीमत कितनी रह जाएगी घट के, 1500 पे 15% डिस्काउंट देंगे तो कीमत रह जाएगी घट के 85%, यानी कि 0.85, है ना। इस प्राइस पे एक और ये 15% डिस्काउंट देने के बाद डिनर सेट की कीमत है। इस प्राइस को एक और डिस्काउंट दिया गया और एक और डिस्काउंट देने के बाद 1173 रुपए में बेचा गया। उस सेकंड डिस्काउंट कितना है, क्या ले लेंगे आप, रेशियो। डेसिमल से 2 जीरो कट गया, है ना बच्चों। 17 पंजे 85 और 17 छिक्का 102 और 15 7 निम्मा 153, है ना। 3 पंजे 15 और 3 से 69 चला जाएगा कितनी बार, 23 बार, यानी कि 25 रेशियो क्या आ गया, 23। यानी कि अल्टीमेटली सेकंड डिस्काउंट देने पर 25 का समान 23 का हो गया। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, 2 का, कितने पर, 25 पर। 1/25 4%, 2/25 8%। तो सेकंड जो डिस्काउंट दिया गया मेरे भाई वो कितना है, 8%। कोई दिक्कत, चलिए ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 6 करो। पाइप ए और बी टंकी को भरने वाले पाइप है, सी खाली करने वाले पाइप है। ए और बी टंकी को 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाते हैं, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर टंकी भरते हैं 2 घंटे में।
पाइप ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर उन्हें बंद करके पाइप सी को खोला जाता है। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? यही सवाल है। तो अगर ये मुझे सॉल्व करना है तो सचिन क्या करना पड़ेगा? सबकी एफिशिएंसी चाहिए। बढ़िया सवाल है, शुरू हो जाओ सवाल पढ़ते ही। देखो ध्यान रखना, यहां ए और बी तो भरने वाले हैं और सी कैसा है? खाली करने वाला। ए टंकी को 72 मिनट में भर सकता है और बी 90 मिनट में भर सकता है। सवाल है, तीनों पाइप अगर एक साथ खोलते हैं ए बी सी, तो टंकी कितने मिनट में भरती है बच्चों? 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब टंकी 120 मिनट में भरती है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 72, 90 और 120 का 360 है ना। 360 क्या आ गया बच्चों? टंकी की कैपेसिटी। तो पाइप ए की एफिशिएंसी आएगी 360 बटे 72 5, बी की एफिशिएंसी आएगी 360 बटे 90 4, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। बताओ, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, तीनों की एफिशिएंसी 3 है। तो 5 + 4 9, 9 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा? तो सी की एफिशिएंसी -6 आ गई। खाली करने वाला है ना। अब हमने ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला। देखो पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है। दोनों पाइप अगर ए और बी खोले जाएं तो 1 मिनट में कितना भरेंगे? दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में 9 यूनिट भरेंगे। तो दोनों पाइप अगर 12 मिनट के खोले जाएंगे तो 12 मिनट में कितना भर देंगे? 12 निम्मा 108। ए और बी मिलकर 12 मिनट में 108 भर देंगे। फिर हमने दोनों पाइप ए और बी को बंद कर दिया और सी को खोल दिया। तो सी क्या करने लगेगा? खाली। सी खाली करेगा ये टंकी 6 एफिशिएंसी से। तो जितनी टंकी 108 भर चुकी है ए और बी ने भरी है, सी वही खाली करेगा। और ये सी खाली करेगा 6 एफिशिएंसी से। खाली करने में कितना समय लगेगा? 18 मिनट। 18 × 108 है ना। बढ़िया सवाल। ऑप्शन नंबर सी को ये बताएंगे बच्चों। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम। जो वर्षों की संख्या वो ब्याज की दर का आधा है। रेट ऑफ परसेंट पर एनम की न्यूमेरिकल वैल्यू का आधा है। आपसे पूछा प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? सब कुछ समझ में आया? सिंपल इंटरेस्ट एक धनराशि पर उस धनराशि का 8/25 है। इसका मतलब मान लीजिए अगर प्रिंसिपल 25 है सचिन, तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 8। ठीक है ना बच्चों। अगर यहां पे प्यारे बच्चों ब्याज की दर 8% पर एनम है, तो सवाल में जो बोला है कि वर्षों की संख्या ब्याज की प्रतिशत दर का आधा, यानी कि वर्षों की संख्या कितनी है? r/2, रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का आधा। तो क्या कॉन्सेप्ट लग जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट है 8 बराबर प्रिंसिपल कितना है? 25 यूनिट। रेट आर आपको निकालना है। टाइम क्या? रेट का आधा यानी कि r/2 PRT/100। आप जानते कि 25 से 100 4 बार, तो 4 दूनी 8, 8 की 8 में गुणा होगी तो 8 × 8 64 बराबर r²। तो यानी कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर r कितना आ गया? खत्म। कुछ भी नहीं है सवाल में। आइए प्यारे भाई ये करेंगे। सवाल नंबर 8 करिए। ईंधन की कीमत 3 क्रमिक माहों में 15, 30 और 60% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 60% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? यानी कि 4 महीने बाद ईंधन का प्राइस जो है शुरुआती कीमत से कितने % कम या ज्यादा हो गया? हालांकि कमी ज्यादा हो रहा है, बढ़ तो एक ही बार रहा है। तो वैसे देखने से पता लग रहा है कि कीमत कम ही होगी, बढ़ेगी तो है नहीं। तो आंसर या तो ए है या डी है। यही ना बच्चों। ईंधन की कीमत पहले महीने कितना कम हुई? 15%। 15% क्या होता है? 3/20। 20 से 3 कम होकर कितनी रह जाएगी? दूसरे महीने 30% कम हुई। 30% कितना होता है? 3/10। 3/10 कम होने का मतलब 10 से 3 कम होकर कितनी रह जाएगी ईंधन की कीमत? 7। ये सक्सेसिव है ना, लगातार गुणा करेंगे। फिर 60% कम हुई। 60% की फ्रैक्शन हुई 3/5। 3/5 कम होकर कितनी? 5 से 3 कम होकर रह जाएगी 2। चौथे महीने 60% बढ़ जाते। 60% आने की 3/5। 3/5 बढ़ने मतलब 5 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 8 ही आ गया ना। तो आप यहां से देख सकते हैं 8 से ये आपका 200 कट गया। कितनी बार? 25 बार। तो 25 × 25 कितना आ गया? 625। और ऊपर आ गया प्यारे बच्चों यहां पे
17 सत्ते 119 दूनी 238। यानी कि ईंधन का प्राइस अगर शुरुआत में 625 था तो फाइनली कितना हो गया, 238 हो गया। यानी कि प्राइस घटा है ना, 625 से 238 हो गया। तो दो ऑप्शन हट गए। अब मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट ना करके अप्रोक्स कर लूंगा कि एक ऑप्शन 60% के करीब है, एक 67 70% के करीब है। अब बताओ ईंधन का प्राइस अगर 625 से 238 हो गया है तो कितना घटा है प्यारे बच्चों, बताओ। 15 में से 8 गया और 11 में से 3 गया, या 8, 387 कितना कम हुआ, 387 कम हुआ है ना सचिन। अब बताओ क्या ये 60% कम हुआ या लगभग 70% कम हुआ। 625 का 60%, ये 625 का 60% क्या होता है, 600 का 60% 360, 25 का 60% 15, 360 और 15 आ जाएगा 375 के करीब, यानी कि लगभग 387 के करीब आ गया ना। यानी कि अप्रोक्स क्या आ गया, लगभग 60% के करीब ही कम हुआ है ना। 60% हो गया, 625 का 60% हो गया 375। ठीक है बच्चों, ये 2% और ले लो, 625 का 2% क्या आएगा, लगभग लगभग आपका 12 के करीब। तो 375 12 हो गया ना 387। ऐसे करना है, वो नहीं कि गधों की तरह 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन लगाओ। ठीक है बच्चों, चलिए। एक 2 अंकों की धनात्मक संख्या का 7 गुना अंकों का क्रम उलट देने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है। ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं। बहुत बढ़िया। मान लो जैसे एक 2 अंकों की संख्या है ए बी है सचिन, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 ए प्लस बी इकाई के अंक में 1 से गुणा, 2.5 के अंक में 10 से गुणा। अब इसके अंकों को पलट दूं तो संख्या क्या बन जाएगी, बी ए, और बी ए का मतलब क्या हो जाएगा, 10 बी प्लस ए। तो सवाल में बोला है कि ये मान लीजिए हमारी ऑरिजिन संख्या क्या, ए बी, बी ए क्या, ये इसको पलट के, तो एक 2 अंकों की धनात्मक संख्या का 7 गुना, यानी कि ए बी यानी कि 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस बी का 7 गुना जो है किसके बराबर है, अंकों को पलटने से जो आता, अंकों को पलटने से क्या है, 10 बी प्लस ए के 4 गुने के बराबर है। तो ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं बराबर कर दूं तो कितना आएगा, 70 माइनस 4 यानी कि, और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर 4 दूसरा 40 बी और 7 बी डिफरेंस 33 बी। यहां से ए बटे बी आ गया प्यारे बच्चों, यानी कि 33 बटे 66 यानी कि 1 बटे, तो ये ए और बी अंकों का क्या आ गया, रेशियो है ना। यानी कि ए संख्या जो भी हो, संख्या के जो 2 अंक हैं ए और बी, उनका रेशियो क्या बनना चाहिए, 1, और संख्या के अंकों का रेशियो 1 2 बनना चाहिए, ए बी 1 2 बनना चाहिए। यानी कि संख्या के अंकों का रेशियो अगर 1 2 है तो संख्या 12 हो सकती है, संख्या 24 भी हो सकती है, संख्या 36 भी हो सकती है, भी तो 1 2 है, 3 6 का रेशियो 1 2, संख्या 48 भी हो सकती है, 5 और 10 ये नहीं हो सकता, 2 अंकों की नहीं रहेगी। यानी कि 4 संख्या पॉसिबल है, बस क्या होना चाहिए, अंकों का रेशियो 1 2 होना चाहिए, इन 4 संख्याओं में बनेगा। तो आंसर क्या है, बढ़िया सवाल है ये। ठीक है बच्चों, बनाओ। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, ये क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज ही तो है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज्यादा है वही लाभ प्रतिशत होता है। तो इनडायरेक्टली क्या बोला है, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज है 32, डिस्काउंट है 12%। पूछा क्या है, लागत मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो, सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है बच्चों, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, है ना, सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट। तो 100 माइनस 32 68, नहीं ये डिस्काउंट होगा ना, 100 माइनस 12 88 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 32 132 से किससे कट गया, 44 से, 44 दूनी 88 और 44 थी 132, यानी कि 2:3, ये आंसर है। ठीक है ना भाई। एक प्रयोगशाला में 2 बोतल में क्रमशः 2 5 और 7 3 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण है। 2 बोतल है, एसिड और वाटर का रेशियो पहली बोतल में 2 5 है, दूसरी में 7 3 है। इन दोनों बोतल की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल जल का अनुपात 2:3 हो जाए। ये बहुत वायरल क्वेश्चन है अर्थमेटिक मैथ का, ध्यान से सुनिएगा।
दो बोतल है, पहली बोतल में एसिड वाटर का रेशियो 2:5 है और दूसरी में एसिड वाटर का रेशियो 7:3 है। किस रेशियो में मिलाया जाए कि तीसरी बोतल जो बने उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या हो, 2:3। या तो एसिड पे फोकस करो या वाटर पे। हम क्या लगा लेंगे सचिन इसमें, एलिगेशन। पहली बोतल में एसिड कितना है, 2 है, आउट ऑफ टोटल 7, 2/7। दूसरी बोतल में एसिड कितना है, 7, आउट ऑफ टोटल 10। और मिलाने से जो बनेगा उसमें कितना एसिड होना चाहिए, 2, आउट ऑफ टोटल 2/5। अब एलिगेशन लगाना है तो घटाने के लिए चीजें भी तो आसान होनी चाहिए। आप बताओ, यहां बटे 7 है या बटे 10 है, बटे 5 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 70। तो पूरे डेटा को हम क्या कर देते, 70 से गुणा। तो 7 से 70, 10 बारी 20, ये कितना आ जाएगा, 10 से 70, 7 और 7 7, और ये 5 से 70, 14, 14 दूनी 28। अब लगा दो एलिगेशन। 49 में से 28 घटाएंगे 21, और 28 में से 20 घटाएंगे तो रेशियो कितना आ गया, 21 रेशियो 21:8 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, है ना। ये तरीका है, बेस्ट तरीका है करने का। आइए बच्चों ये बताओ, द वैल्यू ऑफ दिस, बोर्ड मास का सवाल है भाई, बनाएंगे जरा। ऑफ भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, है बच्चों। प्लस, देखो ये एक टर्म है ना, प्लस यहां पे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये ऑफ। देखो अलग अलग सॉल्व करते हैं। 9 गुणा 6 डिवाइडेड बाई 24, ये कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 24 आ गया 4, ये आ जाएगा भैया 9/4। 8 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 5, 2 ऑफ 5 का मतलब है पहले गुणा, 2 ऑफ 5 यानी कि 8/10 कितना आ गया, 4/5। माइनस 30 डिवाइडेड 4 ऑफ 4, 4 ऑफ 4 होगा पहले सॉल्व, 16। 30 डिवाइडेड बाई 16 कितना, 2 से काटेंगे 15/8। 27 गुणा 5/9 प्लस 27 गुणा 5/9, तो 9 से 27, 3 बार 3 पंजे, ये आ गया 15। ये है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए प्यारे भाई। देखिए, या तो आप इसको सचिन क्या कर लें, सॉल्व कर लो, या फिर एप्रोक्स देख लो। क्या कर लें, एप्रोक्स देख लेते हैं। ये 15/8 कितना आ रहा है लगभग, ये 9/4 कितना आएगा, ये लगभग 2 और ये लगभग 2 कट गया, ये 4/5 क्या, लगभग 1, यानी कि 15 + 1, तो एप्रोक्स 16 बनना चाहिए। 259 को 8 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, 20 से भी बड़ा आएगा। 647 को 40 से भाग देंगे तो 16 चौका 64, ये अप्रोक्स 16 आ रहा है। और देखो 8 पंजे 40 भी एलसीएम बनेगा। 493 को 8 से भाग देंगे, ये तो 60 से भी बड़ा आएगा। 243 को 8 से भाग देंगे, 30 से बड़ा आएगा। तो लगभग 16 एक ही ऑप्शन है। ऐसे भी होते हैं सवाल, जो नहीं कि हमारे बार एलसीएम लेके पूरी कैलकुलेशन करके दिखाएं, करेंगे। सवाल नंबर 13, दो धनात्मक संख्याओं में 2639 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 2 और शेषफल 130 प्राप्त होता है। दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या और 4745 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार सवाल। एक्चुअली एक सवाल नहीं है सचिन, 2 सवाल है ना, 2 सवाल को मिला के एक बनाया गया। पहली 2 लाइन से आप क्या करोगे, 2 संख्याएं बड़ी को छोटी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट 2 है, शेषफल 130 है। पहले सॉल्व करके क्या निकालोगे, बड़ी संख्या। तो जो भी बड़ी संख्या आएगी और उसके बाद एक और संख्या आपको दी है 4745, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। यह सवाल रेलवे में बहुत वायरल है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं भैया। एचसीएफ निकालना है, ये सवाल हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करो। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 4745 का क्या होना चाहिए, फैक्टर। 4745 एक विषम संख्या है, तो क्या ये कभी इवन नंबर से कटेगी, ना तो ये 14 से कटेगा, ना ही कभी 12 से। क्या 4745 कभी 12 से कट जाएगा, बचा 11 और 13। क्या ये नंबर 11 से कटता है, 4 + 4 8 और 7 5 12, 8 12 का डिफरेंस 4, ये नंबर 11 से नहीं कटता, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, केवल सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या। बेस्ट मेथड बेटे, बेस्ट सवाल। आइए
तीन संख्याओं का रेशियो 532 है, उनका एलसीएम 3870 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मान लीजिए तीन संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याओं का रेशियो 532 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा भाई? एलसीएम के अंदर संख्याओं का एचसीएफ तो आएगा ही आएगा। ये जो संख्याओं का रेशियो दिया है 532, इस रेशियो का एलसीएम ले लेंगे। 532 का एलसीएम क्या आएगा? सब को प्राइम है आपस में, 5 3 15 दूनी, ये आएगा एलसीएम 30H। और एलसीएम कितना बोला है सवाल में? 3870। ये 0 से 0 कट गया, तो संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया प्यारे बच्चों? 100। ये आंसर है ऑप्शन नंबर। चलिए ये करेंगे। वैसे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि अगर संख्याओं का एलसीएम 3870 है तो एचसीएफ जो भी आएगा वो 3870 से 3870 को डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, और ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है 129 से कट रहा है कि नहीं बच्चे? करो सवाल नंबर 15। पूर्ण वर्षों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से लगाई गई धनराशि दुगने से अधिक हो जाएगी, है ना? बताओ मिनिमम कम से कम कितने न्यूनतम साल लगेंगे कि अगर आप 20% पे कोई पैसा बैंक में जमा करते हो तो आपका पैसा दुगने से अधिक हो जाए। यही है ना बच्चे? बताओ मेरे भाई, अगर ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हर साल आपका पैसा सचिन कितना बढ़ेगा? तो एक साल में अगर आपका पैसा 20% बढ़ेगा तो 100% को 20% बढ़ाओ, हर एक साल में आपका पैसा 120% हो जाएगा। अगर ब्याज की दर 20% है, हर एक साल में आपका पैसा 120% हो जाएगा। 120% मतलब 1.2 गुना, है ना? पूछा है आपसे कि कितने साल में आपका पैसा दुगने से अधिक हो जाएगा। हर एक साल में कितना होगा? 1.2 गुना। मैंने मान लिया कि आपको कम से कम n साल लगेंगे, है सचिन? अगर हर एक साल में आपका पैसा 20% बढ़ के 1.2 गुना हो रहा है तो n साल में कितना होगा? 1.2 की पावर n। ये दुगने से अधिक होना चाहिए प्यारे बच्चों। ये मोर देन क्या होना चाहिए? कितने वर्ष लगेंगे? तो आपको n की क्या निकालनी है? कम से कम वैल्यू। अगर आप n का मान देके ऑप्शन से लेते 2 लेते हैं तो 1.2 का स्क्वायर 1.44, 2 से बड़ा नहीं हो रहा। n की जगह 3 लेते हैं तो 1.2 का क्यूब 1.728, 2 से बड़ा नहीं हो रहा। अगर आप n की वैल्यू 4 लेते हैं, n की वैल्यू 4 लेने का मतलब है अगर आप n का मान 4 लेते हैं, यही आंसर दिख रहा है बेटा, तो 1.2 का क्यूब यानी कि 1.728 गुणा 1.2 ये हो जाएगा, है ना? 1.2 का क्यूब 1.78 गुणा 1.2, 1.7 की भी अगर 1.2 में गुणा करें 2 से बड़ा हो गया कि नहीं? यानी कि आपको कम से कम कितने वर्ष लगेंगे? फर्जी ट्रिके भी हैं लेकिन वो काम की नहीं है। ठीक है बच्चों, बताओ सवाल नंबर 16। किसी वस्तु की कीमत 5000 है किंतु त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट घोषित की जाती है। श्री एक्स इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदते हैं। तत्पश्चात वह उसे 5000 रुपए में बेच देते हैं। यही है, जिससे श्री एक्स को 11.1/9% का लाभ होता है। बताइए उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी? समझे ना? बहुत बढ़िया सवाल है, सुनो। एक वस्तु की अंकित कीमत है 5000 रुपए, है सचिन? एक वस्तु का एमआरपी 5000 रुपए। मिस्टर एक्स गए, दिवाली का सीजन है, उनको छूट मिल गई। कुछ छूट लेने के बाद उन्होंने वो वस्तु खरीद ली, यानी कि 5000 रुपए से कम में खरीद ली। खरीदने के बाद मिस्टर एक्स ने अपने घर में नहीं रखी, वो वापस आगे बेच दी, और बेची भी 5000 रुपए में। ध्यान सुनेगा, यानी कि अगर वस्तु की अंकित कीमत 5000 थी तो बेची भी ही 5000 में। प्यारे बच्चों समझ रहे हैं ना? यानी कि जो मार्क प्राइस था वापस उसी दाम में बेच दी। ये सेम है ना? अगर एमआरपी 5000 था तो कीमत भी वापस किस में बेची है? वस्तु भी वापस खरीद के 5000 रुपए में ही बेची है। यानी कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है वापस उसी दाम में वस्तु को बेच दिया मिस्टर एक्स ने खरीद के, है ना? बेचने से 11.1/9% का लाभ होता है। बताइए किसने प्रतिशत उस वस्तु पर कितने प्रतिशत छूट दी गई थी? 11 से 1/9% लाभ का मतलब 1/9,
अगर मिस्टर एक्स को 1/9 का लाभ हुआ है, इसका मतलब मिस्टर एक्स ने अगर वस्तु 9 रुपए की खरीदी है, कितने की खरीदी है? अगर मिस्टर एक्स ने 9 रुपए की खरीदी है तो फिर बेची कितनी होगी? 9 का सामान 10 में बेचा होगा। अगर बेचा 10 में है तो उसका एमआरपी भी 10 ही होगा कि नहीं? बस इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये 5-5 हजार देख के मैं समझ गया कि जितना एमआरपी है बेचा भी वापस उसी का दाम में है। 10 यूनिट है तो 10 यूनिट में बेचा है। खरीदा कितने में? क्योंकि 9 का 10 में बेचोगे तभी 11:1/9% प्रॉफिट होगा। तो मिस्टर एक्स को छूट कितना मिला? एमआरपी 10 यूनिट था, वो 9 में खरीद लेते, यानी कि उनको डिस्काउंट मिल जाता है 1/1 की छूट मिल जाती है 10 पर, यानी कि 10%। है ना गजब सवाल? जितना गजब सवाल उतना गजब का सॉल्यूशन। बताइए, एक पंसारी को क्रमशः 299 और 175 रुपए किलोग्राम मूल्य वाले चावल की दो किस्म को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त चावल का मिश्रण 250 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का हो? तो यहां तो प्राइस पे एलिगेशन लगा देते हैं हम, रुपीस पर केजी पे। दो प्रकार के चावल को मिला रहे, एक चावल का दाम है 299 रुपए पर केजी, दूसरे का है 175 रुपए पर केजी। किस अनुपात में दो किस्म को मिलाएं कि मिश्रण का दाम बने 250 रुपए पर केजी? तो किस रेशियो मिलाएंगे? 250 में से 175 घटाएंगे 75, और 299 में से 250 घटाएंगे तो 75:49। कौन सा ऑप्शन है? खत्म। ये बताएंगे जी। एक सेल के दौरान 50% माल को 23% लाभ पर बेचा जाता है, शेष 32% माल को, है ना, शेष का 32%, शेष 32% को 40% लाभ पर बेचा जाता है, उसके बाद शेष माल को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ X% है तो X का मान ज्ञात कीजिए। बताइए बच्चों, गजब सवाल। ये भी बहुत वायरल है सचिन, रेलवे में वो आता है रेलवे में, आपके एग्जाम में भी फंस सकता है। सुनिए प्यारे बच्चों, आपके पास ना कुछ माल है, आप उसका अलग अलग हिस्सा अलग अलग लाभ हानि पे बेच रहे हैं, और आपसे पूछा सारे सामान पे कुल मिलाकर कितने % का लाभ हुआ, है ना बच्चे? तो हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि मान लीजिए आपके पास टोटल 100 रुपए का सामान है। कितना सामान है? टोटल 100 रुपए का माल है। कि 100 रुपए पर जो भी आंसर आएगा सचिन वो डायरेक्ट आएगा कि नहीं परसेंटेज में? 100 रुपए का आपको मान लीजिए 20 रुपए का प्रॉफिट हो तो सीधा क्या है 20%। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का सामान है तो 100 का 50% कितना हो गया 50 रुपए का माल आपने बेचा 23% लाभ पे, तो 50 का 23% कितना हो गया 0.23। 100 में से 50 का सामान बेच दिया तो बचा कितना 50, फिर 50 का 32%, शेष का 32%, 50 का 32% क्या आएगा 16, यानी कि 16 का सामान आपने बेचा 40% लाभ पर। 40% का मतलब 0.4, है ना। 100 में से 50 का बेच दिया बचा 50, फिर 16 का बेच दिया 50 में से तो बचा कितना 34 का। 34 का सामान आपने बेचा कितना 10%, 10% लॉस का मतलब भैया कितना 0.1, 10% मतलब 0.1 का लॉस हुआ, लॉस मतलब माइनस, यहां क्या हुआ है प्रॉफिट यानी कि प्लस। तो कुल मिला कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, यहां 34 का 10%, 10% को क्या लिख दिया मैंने 0.1, समझे ना। ये आपको प्रॉफिट हुआ, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। बताओ कितना है, डेटा आसान है कर ही लेते हैं कैलकुलेशन। ये कितना आ गया 11.5 और 16 चौका 64 यानी कि 6 पॉइंट और माइनस 3.4, तो 3 आ गया। 11.5 में 3 जोड़ेंगे 14.5, यानी कि आपको 100 रुपए के सामान पे 14.5 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट भी कितना है परसेंटेज में 14.5%। खत्म। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है। दुकानदार को 97 रुपए का लाभ होता है, पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, एग्जैक्ट रुपए में बताना है। लाभ आपको दिया, देखिए मान लीजिए पंखे का यह है सीपी। एक दुकानदार पंखे का, डेटा बहुत आसान है 100 मान के कर लेते हैं ना। एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यही सचिन। नहीं कि अगर पंखे का कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 20% ज्यादा कितना है बच्चों 120। फिर मार्क प्राइस पे दुकानदार छूट देता है, कितनी छूट देता है 10%। मार्क प्राइस से 120,
120 का 10% क्या होता है? 12। 120 पे 12 की छूट देगा तो दुकानदार बेचेगा कितने में बच्चों? 108 में। 97 रुपए का लाभ हुआ। आप खुद बताओ, 100 रुपए के लागत का सामान 108 में बिका तो प्रॉफिट कितना हुआ? 8 यूनिट। 8 की वैल्यू कितनी है? 97 रुपीस। आपसे क्या पूछा है? अंकित मूल्यांक 120 यूनिट की वैल्यू। तो 8 किलो 97 रुपीस है, एक की वैल्यू क्या आएगी? 97 बटे 8। 120 यूनिट की वैल्यू पूछे तो गुणा 120 ही आ गया ना। तो 8 से 120 15 गुना, तो ये आएगा 1500 से 45 कम, यानी कि 1455, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा? परसेंटेज में बताना है। 1.5 मीटर को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। 1.5 मीटर को मतलब 1.50 दशमलव हटा लेते हैं ना। 150 को अगर 155 नाप लेंगे सचिन, कितना बढ़ा दिया? 5। ओरिजिनल कितना था? 150, यानी कि एरर कितनी आ गई? 1/30 की एरर आ गई फ्रैक्शन में, जिसको परसेंटेज में 100% से गुणा करके क्या कहेंगे? 3:1/3%। कोई दिक्कत? 100 से गुणा कर देंगे, बताएंगे। 21वां सवाल। जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या का 12% हिस्सा शहर छोड़कर चला गया। शेष जनसंख्या के 25% लोगों ने नौकरी की तलाश में शहर छोड़ दिया। वर्तमान में शहर में 660 लोग रहते हैं, तो प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं कि शहर में कितने लोग रहते हैं। रेशियो पूछा है, सीधा रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये कैसा सवाल है? सक्सेसिव। जहां भी कभी शेष शब्द आता है ना बच्चों, वो क्या है? सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब सीधी सीधी गुणा। भाई एक शहर में पानी की कमी होगी, 12% लोग शहर छोड़ के चले गए। 12% का मतलब 3/25, है ना। 4% 1/25, 12% क्या होता है? 3/25। 25 में से 3 शहर छोड़ के चले गए तो बचे कितने? 25 में से 22। फिर बचे लोगों में से 25% लोगों ने, यानी कि 1/4 लोगों ने नौकरी की तलाश में शहर छोड़ दिया। 4 में से 1 लोगों ने छोड़ दिया तो बचे कितने? 4 में से, तो सीधी सीधी गुणा ये आ गया। 22 दिया 66/100। 66/100 का मतलब 33/50, यानी कि अगर शहर की इनिशियल पॉपुलेशन 50 थी तो अब कितनी बची है प्रेजेंट में? फाइनल कितनी है? 33। यही पूछा है। प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का रेशियो क्या आएगा? 50:33। चलिए बताओ 22वां सवाल करो। सुरेश को 52 मीटर पर मिनट की दर से चलते हुए एक आयताकार मैदान को पार करने में 15 सेकंड का समय लगा। राजेश को 68 मीटर पर मिनट की दर से चलते उस मैदान को उसके किनारों पर पार करने में उतना ही समय लगा। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का सवाल है बच्चे, बढ़िया सवाल है। जैसे मान लीजिए ये एक आयताकार मैदान है सचिन, इस आयताकार मैदान को पार करना मतलब यहां से वहां पहुंच गए, क्रॉस करके निकल गए। अब सुरेश को 52 मीटर पर मिनट की दर से मैदान को चलते हुए आयताकार मैदान को पार करने में 15 सेकंड का समय लगा। कहां चल रहा है पर ये? सुरेश टेक 15 सेकंड डायगनली। हाँ, यहां पे लिखना चाहिए प्यारे बच्चों विकर्णवत। क्या लिखना चाहिए हिंदी में? विकर्णवत, है ना बच्चों। सुरेश को 52 मीटर पर मिनट की दर से विकर्णवत, यानी कि विकर्ण की दिशा में ऐसे इस मैदान को पार करने में, निकल गया पार मैदान से। कितना समय लगा? 15 सेकंड का समय लगा। 15 सेकंड को भी मिनट में बदल लेते हैं ना। 15 सेकंड को 60 से भाग करेंगे, यानी कि 1/4 मिनट। तो आप बताओ सुरेश चल रहा है 52 मीटर पर मिनट की चाल से, कितने सेकंड में पार कर गया? 1/4 मिनट में। तो कितना डायगोनल चला होगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा, तो 52 गुणा 1/4 यानी कि 13 मीटर। यानी कि डायगोनल की लंबाई कितनी आ गई? 13। ठीक है। 13 की शक्ल देख के 5, 12, 13 का ट्रिपलेट याद आता है तो एरिया क्या आ जाएगा?
है ना बच्चों। करके देख लेते हैं आगे। राजेश को 68 मीटर पर मिनट की दर से चलते उस मैदान को उसके किनारों पर पार करने में उतना ही समय लगा। अगर राजेश किनारों पे चल के मैदान पार करता, किनारों पे कैसे, यानी कि राजेश ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा, हो गया पार, हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। तो 68 मीटर पर मिनट की चाल से अगर पार करेगा तो कितना समय लगेगा सचिन? 15 मिनट ही। तो डिस्टेंस कितनी जाएगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। टाइम है 1/4 यानी कि 17 मीटर। यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होना चाहिए? 17। और 17 को देख के दिमाग में एक चीज आती है, 13 है, 12 5 17 और 12 5 का ट्रिपलेट क्या आ गया? 13। तो एरिया क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 गुणा 5 60। तो बढ़िया सवाल था, देखो आ रखा है पेपर में, 23वां सवाल करेंगे। ये भी यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सवाल है बच्चों। ए और बी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2 चक्कर प्रति घंटे और 3 चक्कर प्रति घंटे की गति से एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। यदि वे एक ही समय पर सुबह 8 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं तो 9:30 बजे तक वे कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे? समझे? सुबह 8 बजे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, 9:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा हो गया। 8 बजे से 9:30 कितना हो गया? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में ये दोनों लोग एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे? यही सवाल है सचिन, है? सोचो। ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में। को चित्र नहीं बनाना। ए की स्पीड है 2 चक्कर प्रति घंटा, बी की स्पीड है 3 चक्कर प्रति घंटा। तो अगर ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 + S2, यानी कि 5 चक्कर प्रति घंटा। 5 चक्कर प्रति घंटा ए और बी की रिलेटिव स्पीड आ गई, 5 चक्कर प्रति घंटा, है ना। 5 चक्कर प्रति घंटे का मतलब ये है, ये रिलेटिव स्पीड है कि 1 घंटे में ये 5 चक्कर एक दूसरे के सामने से गुजरेंगे, यानी कि 1 घंटे में एक दूसरे से 5 बार मिलेंगे, है कि नहीं बच्चे? है सचिन? 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे ये? तो 1.5 घंटे में कितनी बार मिलना चाहिए? 1.5 गुना, यानी कि 7.5 बार। कितनी बार मिलना चाहिए? 7.5 बार। अब आप बताओ, कोई आदमी 7.5 बार मिल सकता है? नहीं। तो 7.5 नहीं लेंगे, 7.5 से जस्ट छोटा इंटीजर लेंगे, कितना? 7 बार। ये आंसर है। गजब, है ना बच्चों? ये बेस्ट सॉल्यूशन, और ऐसे ही आपको करना है। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बच्चों? देखिए, ये मान लीजिए तेज रेलगाड़ी है, ये क्या है सचिन? स्लो। ये तेज रेलगाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, स्लो रेलगाड़ी है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अबे तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है। तो आपसे क्या पूछा यहां पे? रेलगाड़ी की, तेज रेलगाड़ी की लंबाई। देखो, ये तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे इस पर्सन को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई, क्योंकि रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही। ये तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे पैसेंजर को पार कर रही, तो इस पैसेंजर को पार करने में तेज रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई। और डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। क्योंकि सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? S1 - S2। 40 - 20, 40 - 20, 20 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुणा। कितने टाइम में? 5 सेकंड में गुणा 5, ये आ गया। तो 2 से 20 10 बार, 2 से 18 9 बार, तो आएगा 250/9 मीटर। 250 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 27 निमत 247 + 60 250, 27 सही 7/9 मीटर आंसर है ना। ये बड़ी छोटी सी रेलगाड़ी है यार, ये तो डब्बा जितनी है बस, है। ये करेंगे। सवाल नंबर है 25, लास्ट सवाल है सचिन। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 65% खर्च करता है। उसकी इनकम में 20.1% की वृद्धि हुई, खर्चे में 20% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में क्या बदलाव आएगा? ये सवाल 100 मान के भी सॉल्व होते हैं, पर 100 मान के करो, लंका लग के हाथ में आ जाएगी, है बच्चों। डेविएशन से भी सॉल्व होते हैं और
एलिगेशन से भी। एलिगेशन बताते हैं। इनकम बराबर क्या होता है बच्चों? खर्चा प्लस, भाई खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम। तो अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा, रेशियो किसका आएगा? खर्चा और बचत का। एक आदमी अपनी इनकम का 65% खर्च करता है। 65% माने 13/20, 5% 1/20, 65% 13/20। यानी कि अगर आदमी की इनकम 20 है तो 20 में से खर्च कितना कर रहा है? 13। इनकम 20 है, 20 में से 13 खर्च कर रहा है, यानी कि बचत कितनी कर रहा है? ये खर्चा बचत का रेशियो है। हुआ क्या? आदमी की इनकम 20.1% बढ़ गई, खर्चा कितना बढ़ गया? खर्चा बढ़ा 20% है। तो आपसे पूछा है बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, ये आपसे पूछा है बच्चे। अरे ये तो ग- गड़बड़ है, इस सवाल में डाटा एरर है। 9 सवाल में डेटा में एरर है भाई। हम्म, गड़बड़ हो रही है भाई, है। 20 और 20.1 का डिफरेंस 0.1 हो रहा है। ठीक है, इसको ठीक कर लो। ये 20 नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए खर्चा यहां पे? 25 कर लो। है सचिन? ये करवा रखा है, सेम सवाल हमने बैच में। खर्चा कितना कर लीजिए? 25%। 25% कर लो। देखो, अगर खर्चा 25% बढ़ता है, इनकम 20.1%, सवाल सेम है, बचत कितने परसेंट बढ़ेगी है बताओ जरा। ये कितना आएगा सचिन? डिफरेंस 25 से 20.1 घटाएंगे कितना? 4.9%। 7 की वैल्यू 4.9% है, कितने गुना? पॉइंट। अगर ये 0.7 गुना है तो 13 की वैल्यू भी 0.7 गुना आएगी, यानी कि 9 पॉइंट, ये 9.1% आ गया। बताओ, ये मीन वैल्यू से बड़ा है, 20.1 से बड़ा है 25, तो 20.1 से छोटा आएगा, कितना छोटा आएगा? 20.1 में से 9.1 घटाएंगे, यानी कि 11%। तो बचत कितनी बढ़ जाएगी? 11%। ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, कई बार करवा रखा है सेम सवाल। तो ये था प्यारे बच्चों आज का टेस्ट। बढ़िया सवाल हुए, मजा आया आपको करके। तो इस तरीके से अगर कोई बच्चा ये एक एक सवाल कर लेता है ना, जो 250 सवालों को मैंने कलेक्शन दिया है, पेपर में आपको सारे सवाल जाने पहचाने लगेंगे, गारंटी हमारी है। ठीक है बच्चों, बाकी सब्जेक्ट का आप अपना अपना देख लीजिए प्यारे बच्चों। किसी को ऐसे ही अगर पूरा गणित पढ़ना है तो चुपचाप फोन में सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और मैथ स्पेशल की जो रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, अर्थमेटिक भी, एडवांस भी, नंबर सिस्टम, डीआई स्टैटिक्स, सब कुछ वहां से पढ़ सकते हैं। दिन में आप 2-2 3-3 4-4 क्लास देखो, रिवीजन करो, क्वेश्चन सीट, पीडीएफ, पीएनजी, सब कुछ आपको मिलेगा वहां पे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।